welcome to our channel Bio and Beyond. My name is Rishika and today we are going to discuss the third part of chapter tissue. We'll see one concept at a time. So let's begin. Till now we have seen about the plant tissues and their types. In this video we are going to discuss about the animal tissues. So when we breathe, the movement of chest happens due to muscle cells contracting and relaxing. यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे चेस्ट का मूवमेंट होता है वो मसल सेल्स की वजह से होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो हम ब्रीदिंग जो है वो आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एब्जॉर्ब्ड बाय द लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स। यानी कि ऑक्सीजन इनहेल्ड होता है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, उसके बाद लंग्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू ब्लड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरी बॉडी सेल्स में, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू सेल्स एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल। यानी कि जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और फूड कैरी करता है और वेस्ट को निकालता है। वेयरएज बोथ ब्लड एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यू। और यहाँ पे ये जो फेनोमेना हमने डिस्कस किया इसमें जो ब्लड और मसल्स हैं वो एग्जाम्पल है एनिमल टिश्यूज के। यानी कि जो ब्लड है वो हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन और फूड का, और जो मसल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं ब्रीदिंग, ताकि जो ऑक्सीजन है वो आसानी से चेस्ट के अंदर इनहेल हो जाए और लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड जो है वो पूरे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके। तो ये दोनों काम के लिए जो टिश्यूज नीडेड है एनिमल्स में वो है ब्लड और मसल्स। तो इसी तरीके से हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज और उसके 4 टाइप। तो एनिमल टिश्यूज जो है वो क्लासिफाइड है 4 मेन टाइप्स में। दीज आर एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जो मेनली ब्लड होता है, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज जो पूरे ब्रेन से रिलेटेड है, और एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहला टिश्यू जो होता है एनिमल टिश्यू में वो है एपिथेलियल टिश्यूज। ये थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। ये उसके 4 टाइप है, उसका इमेज है जिसको हम लेटर एक एक करके समझेंगे। सो व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस एंड इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी के सरफेस को और इंटरनल ऑर्गन्स को। यानी कि जो हमारे बॉडी का सरफेस है जैसे कि स्किन, वो और इंटरनल ऑर्गन्स के जो आउटर की लाइनिंग है उसके जो वो जो उस जो टिश्यू से बना हुआ होता है वो एपिथेलियल टिश्यू है, जिसका काम है कवरेज प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फॉर्म्स बैरियर बिटवीन डिफरेंट बॉडी सिस्टम। और ये काम कैसे करता है? तो ये एक बैरियर बना देता है, एक रुकावट बना देता है, ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर का सिस्टम जो है वो अफेक्ट ना हो। तो ये एक कवरेज देता है। फाउंड इन स्किन, माउथ लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमारा स्किन में मिलता है। हमारा स्किन पूरा एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। माउथ की लाइनिंग में मिलेगा, ब्लड वेसल्स में मिलेगा ताकि ब्लड जो है वो आउटफ्लो ना कर जाए, लंग के एल्वियोली में मिलेगा ताकि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, और किडनी के ट्यूब्यूल्स में मिलेगा। Cells are tightly packed with little intercellular space for form continuous sheet। यानी कि ये tightly packed सेल से बने हुए होते हैं और इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि बहुत कम। तो ये उसका ऑर्गेनाइजेशन है। लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेटिंग इट फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू। यानी कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ताकि ये जो है वो अंडरलाइंग टिश्यू को सेपरेट कर सके, मिक्स ना हो जाए। कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। और ये क्या कंट्रोल करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि कौन सा चीज जो है वो अंदर आना है, बाहर जाना है, सिक्रीट होना है, सिक्रीट यानी कि रिलीजिंग, और एब्जॉर्ब मतलब सेल अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब करना चाहता है। ये सारा काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंट्रोल करता है। ये है एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप। एनिमल टिश्यू है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, और ये एपिथेलियल टिश्यू के 6 टाइप हैं। तो सबसे पहले है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो थिन होता है, फ्लैट सेल से बना हुआ होता है और हेल्प करता है फॉर एक्सचेंज, यानी कि लंग्स और ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज में। लंग्स में हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं, ब्लड वेसल्स में हम ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज चलता रहता है। तो ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके बहुत सारे लेयर होते हैं और ये प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्किन और माउथ में। तो स्किन में मल्टीपल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है यूवी रेज, रेडिएशन के थ्रू, डस्ट वगैरह के में हमारा बॉडी जो है वो बहुत एक्सपोजिंग चीजों को झेलता है दिन भर। तो उसके लिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बहुत सारे लेयर्स में बना हुआ होता है, इसलिए कोई भी चीज बहुत आसानी से स्किन को पार नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छा बैरियर प्रोवाइड करता है।
सेकेंड इज कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर नाम से समझ में आता है कि ये टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। ये हेल्प करता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है, और ये बेसिकली इंटेस्टाइन में फाउंड होता है। देन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल हैज सीलिया टू मूव म्यूकस, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसके अंदर जो है वो सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो सीलिया है ये हेल्प करता है मूवमेंट में। तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें म्यूकस का मूवमेंट आराम से हो जाए, तो उसके लिए उसमें मदद करता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि ये क्यूब शेप का एपिथेलियम टिश्यू है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेनली किडनी ट्यूब्यूल्स को और ग्लैंड्स को, यानी कि किडनी के जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं और ग्लैंड्स हैं जो उसके पास, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम secrete substance forms gland। glandular means gland से बना वर्ड है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ये सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, जो कि ग्लैंड का काम है, ग्लैंड का काम ही है सिक्रीशन करना। तो सिक्रीशन करने का के लिए हेल्प करता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये बहुत इजी है, इसके नाम से ही आप बहुत सारे फंक्शन को अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि कॉलमनर है तो टॉल होगा, सिलिएटेड है तो सीलिया होगा, क्यूबॉइडल है तो क्यूब होगा, है ना। तो ऐसे आपको इनका ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है कि स्ट्रक्चर वाइज ये कैसे हैं और ये कहाँ मिलते हैं। दैट्स इट, इतना काफी है। इसके स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे स्क्वेमस है, ये सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड है तो मल्टीपल लेयर है जो कि स्किन में मिलता है। ये मल्टीपल लेयर से बना हुआ होता है ये टिश्यू। क्यूबॉइडल क्यूब शेप में देखिए इसका अरेंजमेंट है, क्यूब शेप का एक एक सेल क्यूब शेप में अरेंज्ड है। और ये है कॉलमनर, यानी कि ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर है। ये क्यूब शेप का सॉरी कॉलम शेप्ड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हैं। नेक्स्ट विल सी द कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि कनेक्ट जोड़ने का काम जो करता है वो टिश्यू है को बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज प्रोवाइड कनेक्ट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज और ऑर्गन, यानी कि ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बाइंडिंग यानी कि जोड़ के रखने का काम जो है कि एक टिश्यू या कोई ऑर्गन है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहे, तो उसका काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कराता है। जैसे कि ग्लू, दो चीजों को जोड़ के रखता है, सेम वैसा ही काम कनेक्टिव टिश्यू का होता है हमारी बॉडी में। Their cells are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix that may be fluid, jelly-like, dense or rigid, deepening depending on function। तो ये इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में स्पेस होता है, और ये एम्बेडेड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, यानी कि इनके सेल्स के बीच में एक मैट्रिक्स होता है जो कि फ्लूइड भी हो सकता है, जेली लाइक सब्सटेंस भी हो सकता है, डेंस सब्सटेंस भी हो सकता है, या रिजिड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। यानी कि डिपेंड करता है कि उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोला टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यूज आर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये सातों को हम एक एक करके डील करेंगे। ये सातों कनेक्टिव टिश्यू के बहुत बेस्ट एग्जांपल हैं, और सब एक दूसरे को कनेक्ट, सपोर्ट और बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। So blood, how it works? It transport gases, nutrients, hormones and waste, यानी कि ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड अटैचमेंट फॉर मसल्स, यानी मसल्स को जोड़ के रखने का काम करता है। तो ये कनेक्टिविटी आ गई एक, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर और सपोर्ट को। लिगामेंट जॉइंट्स बोन टू बोन, यानी कि दो हड्डियों को जोड़ के रखने का काम करता है लिगामेंट। और टेंडन जॉइंट्स मसल टू बोन, स्ट्रॉन्ग बट लेस फ्लेक्सिबल, यानी कि जो टेंडन है वो मसल से बोन को ज्वाइन रखता है, और ये जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि आप देखेंगे नी जॉइंट आप आराम से आपको पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बोन टू बोन ज्वाइन है। इन दोनों में से कोई आप एक भी याद रख लोगे तो दोनों याद हो जाएगा। या तो लिगामेंट याद रख लीजिए कि बोन टू बोन ज्वाइन करता है, या टेंडन याद रख लीजिए कि ज्वाइन मसल्स टू बोन, तो इजी आपको पड़ेगा। Next is cartilage, found in nose, ear, trachea, larynx and joints, provide flexibility। तो cartilage जो है वो flexibility provide करता है, और ये हमको मिलता है nose में, ear में, trachea में, larynx में and joints में। यानी कि nose, आपकी नाक आप आराम से इसको मूव कर सकते हैं, कान भी आप आराम से मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, तो वो कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ था। ट्रैकिया और लैरिंक्स जो साउंड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, और जॉइंट्स में, तो जॉइंट्स भी हम आराम से फ्लेक्सिबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो भी मूवेबल चीज है हमारे बॉडी में जो थोड़ा सा सॉफ्ट है, वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज टू टाइप ऑफ टिश्यू, एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। एरियोलर टिश्यूज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल,
यानी कि स्किन और मसल के बीच में, यानी कि मान लीजिए ये स्किन है और उसके जस्ट नीचे आपका ये मसल है, तो इसके बीच में जो आपको मिलेगा वो होगा आपका एरियोलर टिश्यू। मान लीजिए ये, तो ये आपका हो गया एरियोलर टिश्यू, स्किन और मसल के बीच में। तो स्किन और मसल को एक साथ जोड़ के रखने का जो ग्लू जैसा काम कर रहा है वो है एरियोलर टिश्यू। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी कि ये ब्लड वेसल्स के पास और नर्व्स के पास भी मिलता है। फिल स्पेसेस, सपोर्ट ऑर्गन्स एंड रिपेयर टिश्यू, इसका काम है स्पेस फिल करना, सपोर्ट करना ऑर्गन को, और रिपेयर टिश्यू यानी कि ये टिश्यू रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। लास्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमको मिलता है बीनीथ स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स, यानी कि स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के अराउंड हमको मिलता है। इसका काम है टू स्टोर फैट्स एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर, यानी कि ये फैट स्टोरेज में काम करता है और इंसुलेटर की तरह भी मदद करता है। फैट स्टोरेज कैसे करते हैं आप लोग देखिएगा, कभी हमारे यहाँ पे आर्म्स के नीचे बल्की स्ट्रक्चर बनते जाता है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एडिपोज टिश्यू में फैट इकट्ठा होते जा रहा है जरूरत से ज्यादा ही, तो फिर हमको बल्की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है आपके वेस्ट में, आर्म्स के नीचे। तो ये एडिपोज टिश्यू है एक्चुअली, वो जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ जब फैट अब्सॉर्ब करने लग जाता है तो वो हमको फिर नजर आने लग जाता है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू और उसके साथ टाइप्स। नेक्स्ट विल सी द मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम है जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, यानी कि बॉडी में जितने भी प्रकार के मूवमेंट होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू वो है मस्कुलर टिश्यू। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ elongated सेल्स एंड मसल फाइबर्स, यानी कि ये elongated सेल्स लंबे सेल्स से बने हुए होते हैं और मसल फाइबर से बने हुए होते हैं, यानी इसमें फाइबर होता है। देखिए ये elongated स्ट्रक्चर है, सबसे पहला स्ट्रक्चर elongated, और ये बीच में आपको जो रेसे रेसेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं मसल फाइबर। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मसल्स इन एनिमल सेल्स, यानी कि तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक स्ट्रेटेड, एक अनस्ट्रेटेड एंड एक होता है कार्डिएक। ये सबसे पहला जो डायग्राम है वो स्ट्रेटेड का है, देखिए। उसके बाद है स्मूथ मसल्स, फिर है कार्डियक मसल्स। अनस्ट्रेटेड को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। तो ये स्मूथ दिख रहा है, ये है स्ट्रेटेड, लंबा, और ये है कार्डियक मसल। कार्डियक यानी कि कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट से जुड़ा हुआ था, तो कार्डियक मसल जो है वो मेनली हार्ट में मिलता है। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना दिया है जिससे आपको इजी पड़ेगा इसको याद करना। तो टाइप्स ऑफ मसल, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर, ये क्या कंट्रोल करता है और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल का अलग दूसरा नाम है स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, यानी कि स्केलेटन या वॉलेंट्री मतलब आप अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका लोकेशन है अटैच टू बोन्स, यानी कि ये मसल जो है वो बोन से अटैच्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ये अनब्रांच्ड होते हैं, लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए लंबा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और देखिए न्यूक्लियाई कितने सारे, 1 2 3 4 है ना, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये। और शोज लाइट एंड डार्क बैंड्स, और इसमें लाइट और डार्क बैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। कंट्रोल्स वॉलेंट्री अंडर आर कंट्रोल, यानी कि आपके कंट्रोल में है। इसका फंक्शन क्या, एनेबल्स बॉडी मूवमेंट। वॉलेंट्री अपने कंट्रोल में, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप अपना हाथ उठा सकते हैं, तो आप जब तक चाहे अपना हाथ को रेस करके रख सकते हैं, जब चाहे आप अपना हाथ को नीचे कर सकते हैं, वैसे ही चलना, है ना। तो वॉकिंग जो है वो वॉलेंट्री मोशन, आप चाहे तो चल सकते हैं, चाहे तो बैठ सकते हैं। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में रहती है जब आप स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटेड मसल। अनस्ट्रेटेड मसल्स मतलब होता है स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मतलब अनकंट्रोल्ड। ये कहाँ मिलता है, इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, आइरिस, ब्रोंकियाई। आइरिस मींस आंख में, आईज में, ब्रोंकियाई मतलब लंग्स में, ब्रोंकियोस होता है ब्लड वेसल्स में मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ टू एनल, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इनके वॉल्स में मिलता है, जैसे कि आप खाना खाएं, अब आपके यहाँ जैसे ही आप अपने थ्रोट से नीचे आपका फूड मटेरियल गया, तो उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं है वो, फिर वो अपना वे देखेगा, वो पूरा डाइजेशन करेगा, और उसके बाद फिर अपने पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। एक मिनट मैं चार्जर कनेक्ट कर लेती हूँ। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है लॉन्ग स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, नो स्टीरिएशन, यानी कि ये लॉन्ग होता है, स्पिंडल शेप का होता है, इसमें कोई भी मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है।
इसका कंट्रोल है इनवॉलेंट्री, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स मूवमेंट लाइक पेरिस्टालसिस, वेसल कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि वेसल के कॉन्ट्रेक्शन में जो ब्लड वेसल्स है उसके कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जब ये ईसोफेगस से खाना आपके बॉडी के अंदर जाता है तो जो वो मूवमेंट करता है उस मूवमेंट को बोलते हैं, फूड पार्टिकल के मूवमेंट को थ्रू ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उस मूवमेंट को जो है वो स्मूथ मसल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री होता है। लास्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड मसल्स ओनली इन द हार्ट, यानी कि ये सिर्फ हार्ट में, पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट में ही कार्डियक मसल देखा जाता है। ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है एंड शोज फेंट स्टीरिएशन। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये ब्रांच्ड है, न्यूक्लियाई है, मतलब कि एक सेल्स एक न्यूक्लियस कैरी कर रहा है, और स्टीरिएशन है आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनवॉलेंट्री और रिदमिक, यानी कि इसका फंक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री होता है या फिर रिदमिक बोल सकते हैं इसको। रिदमिक मतलब जैसे कि आप लब डब साउंड जो सुनते हैं वो हार्ट का साउंड है, तो वो एक रिदम से मूवमेंट करता है वो। पंप्स ब्लड कंटिन्यूअसली, और इसका फंक्शन है कि ये कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करते रहेगा बॉडी में। सो लास्ट टिश्यू इज नर्वस टिश्यू, specialized for receiving stimuli and transmitting messages rapidly throughout the body, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड है, यानी कि ये बना हुआ है किसके लिए? रिसीविंग स्टिमुलाई, यानी सिग्नल को रिसीव करने के लिए और मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए बॉडी में। पूरे बॉडी में सिग्नल को रिसीव करने का काम और मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो नर्वस टिश्यू का रहता है। फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, तो ये ब्रेन में मिलता है, ब्रेन से अटैच्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड और सारे नर्व्स में, यानी जितनी भी नसें हमारी बॉडी में है उन सब में। इसके मेन सेल टाइप है न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्व सेल हम उसको बोल सकते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे सेल सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। की पॉइंट्स आर नर्व इम्पल्सेस पास फ्रॉम डेंड्राइट सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन मसल। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इन नेटवर्क्स फॉर फास्ट कम्युनिकेशन, न्यूरॉन्स जो है वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो सके। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व एंड मसल टिश्यू अलाउज क्विक रिस्पॉन्स एंड मूवमेंट, तो जो कोऑर्डिनेशन नर्व और मसल के बीच में जो टिश्यूज बनाते हैं वो उससे हमको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है और हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर मसल और नर्वस टिश्यू का कनेक्शन टूट जाए तो फिर आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे किसी भी चीज के लिए। हाँ, तो ये है पार्ट्स और ये उसका डिस्क्रिप्शन और उसका फंक्शन। तो सबसे पहले डेंड्राइट है, यहाँ हमने देखा सबसे पहले डेंड्राइट में सिग्नल आता है, फिर डेंड्राइट से सेल की बॉडी में आता है, फिर एक्सॉन में जाएगा और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन न्यूरॉन में जाएगा। तो ये है डेंड्राइट्स, आप देखिए ये डेंड्राइट है। यहाँ पे लेट्स इमेजिन कि कोई दूसरा नर्व सेल जो है वो डेंड्राइट से अटैच्ड है इस न्यूरॉन में, है ना। तो डेंड्राइट का काम है शॉर्ट ब्रांच्ड एक्सटेंशन, ये शॉर्ट है और ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड एक्सटेंशन निकला हुआ है। तो यहाँ पे सिग्नल जो है ये रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा, रिसीव करके फिर सेल बॉडी में आएगा। बीच का पार्ट जो है ये सेल बॉडी का, यहाँ पे सेल बॉडी में आएगा। सेल बॉडी क्या है? कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, यानी कि ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद ये जो है सिग्नल पास ऑन करेगा एक्सॉन को। तो एक्सॉन क्या है? लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन, एक फाइबर लाइक एक्सटेंशन है, बहुत लंबा सा एक्सटेंशन है जो कि ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स टू अदर न्यूरॉन्स और मसल। और फिर जो है ये नर्व एंडिंग से, ये देखिए एक्सॉन की नर्व एंडिंग है, तो इस नर्व एंडिंग से जो है वो जो सिग्नल डेंड्राइट जो रिसीव किया है वो एक्सॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई कंटेनर रखा है जिसमें उबलता हुआ पानी है, आपने अपने फिंगर टिप से उस पानी को छुआ, तो उससे आपके यहाँ पे जो फिंगर टिप में आपके जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उस न्यूरॉन के किस पार्ट में सिग्नल जाएगा? सबसे पहले डेंड्राइट में सिग्नल जाएगा। तो डेंड्राइट उस इम्पल्स को लेगा और सेल बॉडी में उस सिग्नल को भेजेगा कि पानी गर्म है, तो इसको कमांड दो कि ये अपना हाथ हटाए। फिर वो सेल बॉडी जो है उस सिग्नल को देगा प्रोसेस करके एक्सॉन को। एक्सॉन जो है वो उस इम्पल्स को अदर न्यूरॉन्स और मसल्स को ट्रांसमिट करेगा, यानी कि यहाँ से लेके आपके ब्रेन तक जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सब में ये बारी 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 सिग्नल पास ऑन होते जाएगा और फिर आपको कमांड आएगा कि पानी गर्म है, अपना हाथ हटाइए। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का नर्वस टिश्यू के हेल्प की वजह से। So that's it for today's guys. Hope you like this video. If you like, please like, share and subscribe.
to your channel Bio and Beyond, your companion from basic to boards. Thank you.